नमस्कार प्यारे भाई बहनों, होने वाले भावी अध्यापकों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक मॉक टेस्ट हिंदी पेडागॉजी का बहुत ही बेहतरीन तैयार किया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन समाहित हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऑनलाइन मोड की तरीके से जो पिछली बार परीक्षा हुई थी, उसके बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और खुद से भी सॉल्व करने का थोड़ा सोचिए, कुछ भी कठिन नहीं है यदि आप अपना मन और एकाग्रता को लाएं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? यानी ऐसी पाठ्य पुस्तक की ऐसी क्या विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं होनी चाहिए? इसमें सवाल का मतलब ये है कि पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या नहीं होनी चाहिए। यानी पहला देखेंगे, भाषा एवं शब्द भंडार। पहला ऑप्शन क्या है? भाषा एवं शब्द भंडार। दूसरा है विषय वस्तु। तीसरा है शैली एवं योजना। और चौथी है मुद्रण एवं जल्द चढ़ाना। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि जो भाषा एवं शब्द भंडार है, तो ये तो सही ऑप्शन है, भाषा एवं शब्द भंडार। और उसके बाद अगला इसी में है विषय वस्तु, ये भी सही है, विषय अच्छी वस्तु होनी चाहिए। भाषा एवं शब्दों का उसमें समूह होना चाहिए, यानी समाहित होने चाहिए अच्छे से। शैली एवं योजनाएं भी होनी चाहिए। तो यानी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के जो गुण है वो ये हैं तीनों। बाद बाकी मुद्रण एवं जल्द चढ़ाना, ये कोई एक पुस्तक की विशेषता नहीं है। तो यानी ये जो है, यही जो है ऑप्शन इसमें गलत हो रहा। तो जो हमसे पूछा गया था गलत वाला, वही हम बताएंगे, नहीं है इसमें पूछा है, तो इसकी क्या हो जाएगी? मुद्रण एवं जल्द चढ़ाना, यह जो है मूलभूत मानदंड नहीं है, ध्यान रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? यानी बच्चों के शब्द भंडार कैसे विकसित हो, उसमें सबसे अच्छी जो सबसे बेहतरीन विधि है, यानी सर्वोत्तम युक्ति है, वो क्या है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्दों को याद करना। यानी इसका अर्थ है कि यानी जो समान और विपरीत अर्थ है, उन शब्दों को याद कर लेना। अगला है, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। अगला है इसके बाद, प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना। और चौथा है, सभी नए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। तो अच्छा समझो, पहले पहला ऑप्शन देखेंगे, समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्दों को याद करना। क्या याद करना? अच्छा, यहीं से तुम समझ जाओ कि ये निगेटिव है। याद करना है ना, ये सब चीज़ें निगेटिव है। तो याद करना, रटना, ये सब चीज़ें नहीं ध्यान में रखनी है। अगला देखेंगे, अगला क्या है? बी वाला, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। यहाँ तक ये तो कुछ हो सकता है कि चीज़ों को जो हमारी संदर्भ के अनुसार हम उन शब्दों को, उनके शब्दों का अर्थों का अनुमान लगाएं कि क्या हो सकता है। तो ये कुछ जो है इससे कुछ सही दिख रहा है, तो इसको अभी हम सही पर टिक लगा रहे हैं। इसके बाद नीचे वाला भी पढ़ेंगे, प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश से देखना। अच्छा, जब शब्दकोश से ही देख लोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी ये जो है ये भी गलत है, ये तो गलत था ही। सभी नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। अच्छा, जो नए शब्द है उनका वाक्यों में प्रयोग करने का क्या मतलब हुआ? ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ये बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। यानी दिए गए संदर्भों में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, ठीक। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इससे, यानी कक्षा में बच्चों को देखते हैं, सुनाते भी होंगे टीचर, हमें तो भाई हमारे टीचर सुनाते थे, अब आप लोगों का पता नहीं। तो यानी क्या है कि कक्षा में इससे होता क्या है? विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, पहला ये है, विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। और दूसरा है, इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, इससे क्या होएगा? विद्यार्थियों का मनोरंजन क्या होता है? भाई कहानी से मनोरंजन का कोई मतलब नहीं है, मनोरंजन तो करते ही हैं बच्चे। इससे नैतिक शिक्षा कहानी से
नैतिक शिक्षा मिलती है। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये तीनों ही ऑप्शन सही है। यानी विद्यार्थियों का मनोरंजन भी होता है, इससे नैतिक शिक्षा भी मिलती है, भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसका कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी ये तीनों जो हैं ऑप्शन सही है और ये गलत है, तो इसका आंसर जो है चौथा, यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाषा अर्जन का अर्थ है भाषा अर्जन यंत्र, यानी ये किसने दिया था भाषा को अर्जित करना? भाषा बच्चों को जन्मजात अर्जित करनी चाहिए, किसका है? नाम चॉम्स्की। ध्यान रखिए, किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, पहला ऑप्शन। किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में आने जाने में ही सीख लेना। किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में शायद सीखना। भाषा के बारे में सीखना, यानी पहला देखेंगे किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, क्या ये राइट होगा? व्याकरण का नियम सीखना, यहीं से समझ जाओ, जैसे ही व्याकरण लिखा मिले तुम 100% मान लेना वो क्वेश्चन जो है गलत होगा, यानी वो कोई आंसर ही नहीं होगा उसका। हम लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचें तो समझ लो आंसर उसका राइट होगा, कन्फर्म। अगला देखेंगे पॉइंट बी ऑप्शन। किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में आने जाने में ही सीख लेना, इससे थोड़ा, हाँ, चीज़ें जैसे हम कहीं गए, कहीं पर घूमने, तो हमारे अंदर जो चीज़ें हमारी आसपास परिवेश की होती हैं तो हम आने जाने में उन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, नई चीज़ें हमें सीख लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए, यानी अर्जित करते हैं चीज़ों को देख करके, तो ये हो सकता है कि आंसर हो। अभी अगला पढ़ेंगे, अगला देखेंगे इसी में। किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सायास सीखना, सायास का मतलब हुआ स्वयं वैसा ही सीखना, ये कोई मतलब नहीं है भाई। जब हूँ बहूँ कैसे देख लेंगे, समझ लेंगे या अर्जित कर लेंगे, ऐसा नहीं है। चीज़ों को देखते हैं, हम अपने क्षमता के अनुसार उसको समझते हैं और सीखते हैं। भाषा के बारे में सीखना, ये भी कोई मतलब नहीं है। भाषा के बारे में क्या सीखेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है यही वाला होगा, यानी कौन सा? बी ऑप्शन राइट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठन का लाभ नहीं है? मौन पाठन का जो लाभ ना हो, ऐसा ऑप्शन बताना है। पहला देखेंगे इसमें क्या है, यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। अगला है, यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है। अगला है, विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं। अगला, यह विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है। तो इसमें देखेंगे, पहले ऑप्शन पर गौर करेंगे, यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच को दूर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है, ये बताना है। तो लाभ नहीं है इसमें, यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच को दूर करता है। अभी इसको छोड़ देंगे। यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है, यानी मौन पाठन करते हैं तो ऊर्जा तो बचेगी, ये सही है। विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं, ये भी बिल्कुल बात सही है। अगला, यह विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी इसमें तीनों ये सही है, नीचे वाले ये थोड़ा गलत है, तो जो गलत था वही हमसे पूछा गया, यानी लाभ नहीं है, तो इसका आंसर राइट वाला होगा, फर्स्ट आंसर, यानी ये वाला। ध्यान रखिए, इसमें फर्स्ट आंसर होगा, यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता या कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें, यानी उस पाठ में जो अंत होगा वो अपने अनुसार कंप्लीट करें। तो यह किस प्रकार की गतिविधि होगी, ये बताना है। चलिए, बहुत सुंदर। पहला ऑप्शन है अनुभव आधारित गतिविधि, समूह कार्य, लेखन दक्षता, अंतर्बोध आधारित गतिविधि। समूह कार्य, जब बच्चा समूह में कोई चीज़ें करता है, उसके बाद लेखन कार्य, जब बच्चा चीज़ों को लिखता है,
है ना, जब बच्चा चीज़ों को क्या करता है, लिखता है। अगला अंतर्बोध आधारित गतिविधि। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि कह रहा है टीचर कि आप अपन पहले हम पढ़ा रहे हैं अब आपको, और फिर आप अपने हिसाब से ही उस पाठ के जो उसका अंत है उसके अनुसार उस चीज़ को पूर्ण करें। तो एक चीज़ बताओ, हम पूर्ण तभी चीज़ों को कर सकते हैं जब हम उसके बारे में कुछ ना कुछ जाने हों पहले से। तो यानी ये एक तरीके से हमें पहले उसका अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। यानी अनुभव आधारित गतिविधि। कोई भी चीज़ करते हैं, पहले एक बार करते हैं तो उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, सीधी सी बात है, और जब हम उस चीज़ को करते रहते हैं तो एक हमारा अनुभव हो जाता है, तो हम उस चीज़ को सही कर देते हैं। तो वही टीचर कहता है कि जब मैं चैप्टर को पढ़ा दूँ तो उसके बाद आप उस सेंटेंस को पूरा कर दें, तो पूरा तभी कर पाएंगे जब आप पहले से कुछ ना कुछ उसके बारे में हमें आता हो, है कि नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुभव आधारित गतिविधि, यानी अनुभव आधारित गतिविधि है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए। तो बहुभाषिकता का प्रयोग जो है संसाधन के रूप में करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें। अगला है शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें। ये देखो, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। बच्चे बहुत सी भाषाओं से वर्जित हो जाते हैं। तो ये कोई ऑप्शन लग रहा है क्या? ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम खुद बताओ कि ये पॉजिटिव है? बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें, बच्चे बहुत सी भाषाओं से वर्जित हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो, ये राइट ऑप्शन होएगा, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक श्याम पट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है या लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने के लिए तकनीक से मेल खाती है? यानी एक शिक्षक जो है वो श्यामपट्ट पर कुछ शब्दों को पहले लिख देता है और विद्यार्थी उन शब्दों को अभ्यास पुस्तिका में लिख लेते हैं। तो ये जो वर्तनी है यानी जो सिस्टम है वो किस प्रकार से मेल खाती है? पहला खेल विधि से, दूसरा प्रयोग विधि से, तीसरा प्रतिलेखन विधि से, और चौथा है श्रुतलेख विधि से। तो अच्छा, खेल विधि में जब हम चीज़ों को खेल करके सीखते हैं तो खेल विधि हुई। चीज़ों हम खेले और हमें उससे जो ज्ञान मिला वो हमारी कौन सी विधि हुई? खेल विधि। अच्छा, दूसरा है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि जब जैसे हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं यानी चीज़ों को हम प्रयोग करें तो वो हमारी प्रयोग विधि हुई। अगला है इसी में प्रतिलेखन विधि। प्रतिलेखन का मतलब होता है जो चीज़ हमारी कहीं लिखी है और हम उसी को उतार रहे हैं यानी लिख रहे हैं देख देख करके, तो ये कौन सी विधि हुई? प्रतिलेखन विधि हुई। अगला है श्रुतलेख विधि। श्रुतलेख का मतलब होता है साफ साफ राइटिंग में उसको अच्छे से लिखना देख देख कर ही। प्रतिलेखन विधि में क्या होता है? प्रतिलेखन विधि में हम राइटिंग को कैसे भी बना सकते हैं देख करके। तो टीचर बोर्ड पर अपनी राइटिंग लिखेगा, बच्चे अपनी राइटिंग लिखेंगे, तो अंतर तो होगा। श्रुतलेख का मतलब होता है साफ साफ सुंदर राइटिंग होनी चाहिए। तो प्रतिलेखन विधि जो है ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो यानी बोर्ड से देख देख करके लिख रहे हैं, वो जैसा भी लिख रहे हैं वो स्वयं उतार ही रहे हैं, तो ये प्रतिलेखन विधि होगी। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।